नाउ डिस्कस हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी, है ना। तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी में हुन्स ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अगर हम पेयरिंग कराएं किसी भी ऑर्बिटल में, जब हम एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ रखते हैं कहीं पर भी, ठीक है, इस तरीके से, और कहीं भी दो इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, तो वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन का पेयरअप होना कोई अच्छी बात नहीं, अच्छा फिनोमेना नहीं है ना। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को जब आप पेयरअप कराओगे तो सिमिलर चार्ज होने की वजह से क्या होगा, उनमें रिपल्शन होगा। तो वो ये कह रहा है कि पेयरिंग करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पेयरिंग करने से रिपल्सन होगा, और रिपल्सन करने से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगा। ये बात हुन्स ने जस्टिफाई करने की कोशिश की लोगों को। अब ये हुआ कि ये बात ठीक है, चलो, तो फिर ये हुआ कि फिर क्या पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही क्या करें, मतलब ऐसे चलें क्या, 1s1 2p3 यूँ चलना चाहिए। तो अगर हुन्स का बात बस चलता तो हुन्स पेयरिंग नहीं कराता ऑर्बिटल्स में, है ना, नहीं कराता, ठीक है। लेकिन पेयरिंग करने से एक फ़ायदा भी होता है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन जो रखा होता है, उस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है स्पिन वाला, वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो वो नेट में स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं लाता भी है। लेकिन फिर भी उसने बोला कि एक काम करते हैं, उसने कहा कि जब तक आप कोशिश कर सको पेयरिंग ना हो तब तक मत करो। जैसे मान लो आपका 3 रूम का हॉस्टल है, तो सभी बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपका पी नाम का हॉस्टल है, पी सबसेल नाम का एक हॉस्टल है, पी टाइप का एक हॉस्टल है, जिसमें आपके पास 3 रूम है, PX PY और PZ। तो जब तक बच्चे आएंगे बोलेंगे हम अलग अलग रहना चाहते हो, तो आप कब तक अलग रख सकते हो उनको, एक एक करके, जब तक 3 बच्चे ना आ जाए, सब में एक एक बच्चा ना आ जाए रूम में। लेकिन चौथा बच्चा जैसे ही आएगा तो फिर तो पेयरिंग करना पड़ेगी, तब तो डबल जाना पड़ेगा। तो यही कह रहा है कि किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए, तब तक आप पेयरिंग नहीं कराओगे। ये हुन्स रूल का स्टेटमेंट है ना, ये उसका स्टेटमेंट है। तो आप लिखिए, इन एनी सबसेल, लिखिए, इन एनी सबसेल, in any subcell, in any subcell pairing of electrons, pairing of electron take place, pairing of electron take place only when each orbital get one electron, only when each orbital get one electron, that is become singly occupied, ठीक है। वो कहता है कि दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय Coulombic repulsion energy and exchange energy concept। तो क्या दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय कूलम्बिक रिपल्सन एनर्जी एंड एक्सचेंज एनर्जी कॉन्सेप्ट। इनका कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कीजिए तो उससे हो जाएगा। तो हमने 2 नई बातों की हमने भी यहाँ पे डिस्कशन किया। एक तो हमारा नया टर्म आया क्या, कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी। इसका सिंबल हम लोग पाई सी लिखते हैं ना, पाई फॉर क्वांटम मैकेनिक्स का सिंबल है, सी फॉर कूलम्बिक, है ना, सी फॉर कूलम्बिक, सी लिखा हुआ है ना, सी फॉर कूलम्बिक। दूसरा जो सिंबल हमारा यूज होता है वो है एक्सचेंज एनर्जी का। एक्सचेंज एनर्जी का सिंबल जो है ना वो पाई ई है। अब मैं जरा इस पे एक डिस्कशन कर देता हूँ, सुनिए। कूलम्बिक रिपल्सन एनर्जी का रोल कब आएगा, जब पेयरिंग होगी।
तभी रिपल्सन होगा। तो अगर कूलाम्बिक रिपल्सन एनर्जी की वैल्यू बढ़ी, मतलब अगर हम कहते हैं पाई सी बढ़ रहा है, पाई सी बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ पेयर्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ पेयर्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा। तो रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यस सुनो, है ना। नाउ अगर हमने एक्सचेंज की बात करें, पाई एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक्सचेंज का मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ही है। जैसे आपको, आप शॉपिंग करते हैं, आपको एक्सचेंज की फैसिलिटी दिया तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, है ना। आपको जब आप किसी हॉस्टल में रूम ले रहे हैं, वहाँ बोला जाए क्या एनी टाइम यू कैन एक्सचेंज, है ना, जो अच्छा लगे आप उसमें जा सकते हो। तो थोड़ा सा क्या होगा, एक तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन है, फैसिलिटी है। या आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चलिए कि इलेक्ट्रॉन को अगर आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हो तो दे विल रिपेल टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप दूर दूर ले जा रहे हो, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमाइज होती है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमेशा क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, डीलोकलाइजेशन कहलाता है ना, ठीक है। डीलोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ का जब डीलोकलाइजेशन कराते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन होता है, ठीक है। तो एक्सचेंज एनर्जी का जब वैल्यू बढ़ेगा तो एक्सचेंज एनर्जी का वैल्यू बढ़ने के बाद क्या रहेगा कि यहाँ पर अगर बढ़ेगा तो रिपल्शन क्या होगा, बोलो, तब रिपल्शन मिनिमाइज होगा, डिक्रीज होगा, तो उससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा, वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो नाउ ये वाला जो है ना इस तरीके से रहता है। अब मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ कि आप कैसे यूज़ करोगे। तो हमने जो P3 का एग्जाम्पल लिया था उसी पे डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है P3 का। तो P3 में क्या कर सकते हो, एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, पहला तो ऑप्शन जो हम लोग करते आए हमेशा, एक तो ऐसे बना सकता है। दूसरा उसके पास ऑप्शन कौन सा है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को नीचे कर दे, ऐसा बना सकता है। तीसरा ऑप्शन स्टूडेंट के पास क्या है कि वो कह सकता है कि सर मैं एक में पेयरिंग कर दूं और एक में मैं नहीं करूं। ये तीन सिचुएशन आपके सामने P3 के लिए आ सकती हैं। हम लोग पहली सिचुएशन को गौर करते हैं, है ना। ये हमारा A पार्ट हो गया और ये हमारा B पार्ट हो गया, ये हमारा C पार्ट हो गया। इन ABC तीन पार्ट में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इस पर हमारा डिस्कशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पे पाई सी की वैल्यू 0 है, ठीक है। एक्सचेंज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये और ये आपस में अपने रूम को एक्सचेंज कर सकते हैं, ये और ये आपस में कर सकते हैं, और ये आपस में कर सकते हैं। इनका तो हो ही गया एक्सचेंज। तो टोटल एक्सचेंज कितने पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी पाई सी की वैल्यू क्या है, 0 है क्योंकि पेयरिंग नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अब एक्सचेंज की बात करें तो ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये कहेगा मुझे आपके रूम में जाऊंगा तो मुझे उल्टा रहना पड़ेगा, है ना, मैं सीधा ही रह सकता हूँ, मुझे सर के ऊपर नहीं करना, ऐसा रिवर्स नहीं रहना। तो ये आपस में नहीं कर सकते, बिकॉज या आप यूँ समझो, बस ये तो मैंने कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर लिया है। ये स्पिन अप है, ये स्पिन अप है। जो स्पिन अप होता था, मैंने कहा था क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट बताते हैं। तो इसकी स्टेट और इसकी स्टेट सेम है क्वांटम मैकेनिकल स्पेस में, इसकी अपोजिट है। तो सेम वाले ही आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पाई ई होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस वाले में एक पाई सी की वैल्यू आएगी क्योंकि आपने एक पेयर बना दिया है ना। और यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी भी कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है, क्योंकि आप ये वाले और ये वाले को एक्सचेंज करा सकते हो आपस में। सर पहले वाले में आप पूरा फिल कर दीजिए उसको 6 इलेक्ट्रॉन से। हाँ, तो दोबारा फिल कर दीजिए। हाँ मैं फिल कर देता हूँ इसको। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। अभी इन दोनों में अभी मैं बताता हूँ, या चलो आपका क्वेश्चन पहले लेते हैं, फिर डाउट फिर बता देंगे रिजल्ट यहाँ पे। हाँ कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को हर साल ही ये क्वेश्चन आता, कोई इशू नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। अब तो अपोजिट पेस एक्सचेंज कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये वाले आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्सचेंज भी बढ़ेगा, पेयरिंग भी बढ़ी, और क्या हुआ, नेट में स्पिन भी कैंसिल हुई मैग्नेट, तो नेट वो जो है ना, क्या नेट स्टेबल ज़्यादा होगा। तो बीम में भी तो सोच सकते हैं कि वो भी हो सकता है। किसका? नहीं नहीं, अपोजिट वाले का अपोजिट वाले से ही कराओगे। हाँ, मगर ऑर्बिटल्स तो सेम है। ऑर्बिटल्स मतलब उसी ऑर्बिटल में गया है जहाँ पे स्पिन अप भी है। हाँ, लेकिन वो अपोजिट वाले के साथ गया, यहाँ कोई है नहीं ना मेरे पास दूसरा उसके पास। अगर इसके पास ऐसा कोई नीचे वाला होता, स्पिन डाउन वाला कोई इलेक्ट्रॉन होता, तो हम लोग क्या करते, एक्सचेंज करा देते। सेकेंड टू, हाँ वो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में भी जाएंगे, ये आपस में भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे 6, है ना, एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा, और पेयरिंग भी आएगी, लेकिन नेट में स्पिन भी कैंसिल हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो रहा है, तो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ रहा है बात समझ में। तो यहाँ से हम लोग ये डिस्कशन हो गया इस पर। तो यहाँ से हमारा क्या क्या रिजल्ट आया, क्या करोगे भाई, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा आएगा इसमें, ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और आपको इसी तरीके से ये दोनों स्टेबल नहीं माने जाएंगे। डिस्कशन हो गया इस वाली बात पे, ओके। तो जब भी आप लिखोगे इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन हमेशा पैरेलल स्पिन से लिखोगे, है ना। अगर आप तीनों डाउनवर्ड लिख देते हो तब भी चलेगा। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं जो पहला है उसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई इशू नहीं है ना, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं तीनों को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, है ना, इस तरीके से, ओके। इसमें क्या रहने वाला है ना, हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में अगर हमने ये काम कर लिया, ठीक है, हमने जब ये जस्टिफाई कर लिया, ये सब एक्सचेंज एनर्जी ये सब अलग सारा काम कर लिया, तो क्या होगा कि जब हमने ये काम किया तो हम लोग एक रिजल्ट पे पहुंचे। फिर से अगर इनकी बात माने तो भी, जैसे हमने पाउली की बात मानी तो हमने एक निष्कर्ष निकाला था, हमने एक रिजल्ट निकाला था कि यार एक ऑर्बिटल में मैं 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखूंगा, वरना पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होगा, वायलेटेड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, उसको हम फॉलो फिर नहीं कर पाएंगे, है ना। नाउ अगर हम हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करते हैं तो फिर हमारा एक निष्कर्ष पहुंचेगा, रिजल्ट आएगा कि हम एग्जैक्टली हाफ फील्ड, और ये बोलते हैं कंप्लीटली फील्ड बोलता हूं मैं इनको, है ना, एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे या कॉन्फ़िगरेशन जो होंगे वो क्या होंगे, वो ज़्यादा क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ज़्यादा स्टेबल होता है। P3 एंड P6 टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, है ना, इस तरीके से रहेगा, है ना। इस चीज़ को हम आगे जस्टिफाई भी करते हैं पीरियोडिक टेबल में कि नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ हम रीजनिंग देते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या, वो ज़्यादा स्टेबल है। कंप्लीटली फील्ड वाला सबसे ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, इस तरीके से रहने वाला। हटा दूँ इसको मैं, तो इसका आप नेक्स्ट आप रिजल्ट लिखेंगे इसका, हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्स, हाँ मैं नहीं हटाऊंगा एग्जाम्पल, है ना, आप रिजल्ट लिख लीजिए, या एक काम करिए, एक रिजल्ट पे मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, यहाँ पर चलो रिजल्ट की बात हो गई है तो चलो पहले उसी को लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या है कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड, exactly half filled and completely filled, exactly half filled and completely filled orbitals are found to be extra stable, है ना, are found to be extra stable, ये extra stable पाया जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसका प्रूफ जो है वो है कि आयनाइजेशन एनर्जी पहला वाला एन एटम का, नाइट्रोजन एटम का, वो ज़्यादा पाया जाता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ओ एटम का, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितना एनर्जी लगेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का कन्फ्यूजन जो आता है 1s2
2s2 2p3 आता है। हम यहाँ पे कहते हैं कि नाइट्रोजन के पास एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। नाइट्रोजन इस कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ना नहीं चाहता है। 1s2 2s2 2p4 है यहाँ पर। तो अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा आएगा। ओके, तो समझना एक बात से ध्यान से, नाइट्रोजन किस कॉन्फ़िगरेशन में, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। तो वो कहेगा अगर आप मेरा इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो मैं उतना स्टेबल नहीं रहूँगा 2p2 में जितना मैं 2p3 में हूँ, तो मैं आपको ऐसा काम नहीं करने दूंगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने में, निकालने में क्या ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी, बिकॉज ये 2p3 में ही रहना चाहेगा। ठीक है, तो स्टेबल है, तो यहाँ से रिमूव करने में क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, इसीलिए I1 ज़्यादा आ रहा है। जबकि ये जो O एटम है, O एटम का स्टेट कौन सा है, 2p4 है। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो ये 2p3 में कन्वर्ट होगा, है ना। 2p3 से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ऐसे करके -1 इलेक्ट्रॉन करोगे तो यू विल रीच इन 2p3। तो 2p3 ज़्यादा स्टेबल है, तो ये तो कहेगा ठीक है कर लो ऐसा काम, है ना। तो लेकिन ये अपने आप तो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली न्यूक्लियस की फोर्स फील्ड में अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, बाउंडेड है। तो अपने आप तो नहीं निकलेगा, ऑब्वियस बात, देना तो पड़ेगी एनर्जी आपको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन कम लगेगी इसके कंपैरिजन में। ये 2p3 में रहना चाहता है, ये 2p3 में जाना चाहता है। आ रही बात समझ में, ये 2p3 में रहना चाहता है, ये 2p3 में जाना चाहता है। जो जाना चाहता है वो जल्दी कम एनर्जी में ही चला जाएगा। आ रहा है फील। तो इस तरीके से हुआ कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड, इसको मैं एग्जैक्टली हाफ फील्ड बोलता हूँ। हाफ फील्ड में अगर कोई कहे सर हाफ फील्ड क्या, तो मैं इस तरीके की सिचुएशन को हाफ फील्ड बोलता हूँ। अगर सर उसका तीनों ही इलेक्ट्रॉन चला जाए तो पीछे तो कंप्लीटली फील्ड है, फिर तो अब स्टेबल हो जाएगा। किसका नहीं होगा, क्या कि जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो आप एनर्जी फीड कर रहे हो वो उसकी एनर्जी लेवल क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, वो बढ़ा रहा है, तो वो अनस्टेबल होता जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि हम ये बोलते हैं कि कोई भी कैटायन जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्लस चार्ज आएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो माइनस चार्ज आएगा। कोई भी कैटायन या कोई भी एनायन अपने न्यूट्रल एटम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा अनस्टेबल होता है। कोई भी कैटायन और कोई भी एनायन अपने न्यूट्रल एटम से क्या होगा, ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। चार्ज गेन करता है ना उस तरीके से, तो न्यूट्रल से फिर वो कंबाइन करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा स्टेबल, जब आप एनर्जी फीड करते जा रहे हो अल्टीमेटली क्या होगा, है ना, अल्टीमेटली वो रिएक्ट ज़्यादा एनर्जी लेवल पे जा रहा है, हाई एनर्जी लेवल पे जा रहा है। जो चीज़ आपके पास बच रही है ना वो हाई एनर्जी लेवल पे बच रही है। O+ की एनर्जी O एटम से ज़्यादा होगी, O++ की और ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज आपने O एटम में एनर्जी फीड की और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो जो O एटम में जो फीड किया था ना आपने, वो उसकी एनर्जी लेवल क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, उसे ज़्यादा रिएक्टिव बनाएगा, ज़्यादा अनस्टेबल बनाएगा रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहोगे कि जल्दी भी हो, तो आप O को O+ या इस तरीके से बना के O- बना के करना चाहोगे, है ना। तो कोई भी ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ये काम आएगा आपको, कई जगह पे काम आएगा। डाउट वगैरह आपके ख़त्म होंगे कि जो न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में उनके पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। ओके, आ गया समझ में। ओके, नाउ उसके बाद अगर आपसे कभी ये आ जाता है नंबर ऑफ एक्सचेंज का, कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी ऐसा भी बना सकते हैं, कभी मैंने भी बनाए हुए हैं क्वेश्चंस, है ना। हो सकता है कि आपके इंस्टीट्यूट में मिल जाए, स्पेशली रेजोनेंस में तो मिल सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं तो काफ़ी पता है मुझे। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज जो होंगे वो क्या होंगे, अगर आपसे कभी नंबर ऑफ एक्सचेंज पूछे जाते हैं, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज के लिए यू कैन यूज द फॉर्मूला N इंटू N - 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जहां पे जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन, है ना, ये होता है। ठीक है,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन की अगर हम बात करें तो इस तरीके से चलेगा। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ज़रा आप मुझे करके दिखा दें तो मैं बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक आपको डी ऑर्बिटल दे रहा हूँ, so it is D8 configuration for you. How many exchange are possible? Can you calculate? How many exchange are possible? Total number of exchange in D8 configuration. So सबसे पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ एक्सचेंज हमें पता करने हैं इस क्वेश्चन में। ये हमारा नंबर ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मूला है। तो पैरेलल स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? पैरेलल स्पिन वाले हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। स्पिन अप वाले, डाउनवर्ड वाले अलग करने पड़ेंगे। स्पिन अप को स्पिन अप के साथ ही एक्सचेंज कर सकते हो और स्पिन डाउन को स्पिन डाउन के साथ कर सकते हो। 2 बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सेम स्पिन, पैरेलल स्पिन तो वही हुआ, सेम स्पिन, या सेम स्पिन लिख दूं क्या? हाँ ठीक है। तो नंबर पैरेलल स्पिन की जगह आप सेम स्पिन कर लो और क्या है, ठीक है, ये रहेगा। सेम स्पिन होनी चाहिए। ओके, तो सेम स्पिन में मतलब पहले आप n का वैल्यू 5 पुट करो, है ना, क्योंकि s इक्वल टू प्लस हाफ वाले जो कि स्पिन अप वाले हैं ना, ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और स्पिन डाउन जिनके लिए हमारा s का वैल्यू कितना आएगा? माइनस हाफ आएगा, वो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए क्या करोगे, जब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट करोगे जब वैल्यूज, तो कितना आएगा? 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, इट इज़ 10 एक्सचेंज होगा। इसके लिए क्या करोगे? 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 3 आएगा। तो जो टोटल एक्सचेंज आएगा इसका आंसर जो आएगा, ठीक है, टोटल एक्सचेंज का जो आंसर आने वाला है 10 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 13। इस तरीके से आएगा, है ना। ओके, तो ये आ जाएगा। ये ऊपर वाला रिजल्ट नोट कर लिया क्या आपने सबने? ऊपर ये नोट हो गया। एक छोटा सा बात इसमें और बता देते हैं, कभी आ गया तो। अभी आपके पास टाइम भी है तो कोई इश्यू नहीं है, सब चीज़ों को पढ़ाया जा सकता है। So what we can discuss here now, it is the spin multiplicity, है ना। स्पिन मल्टीपलिसिटी की वैल्यू जो होती है वो स्मॉल n प्लस 1 आती है ना। और बेसिकली मैं इसको ड्राइव कर देता हूँ ज़्यादा बेटर, कभी उधर से भी आ सकता है। स्पिन मल्टीपलिसिटी की वैल्यू 2s प्लस 1 से दी जाती है ना। स्पिन मल्टीपलिसिटी एक टर्म है ना, वो आगे यूज़ होगा कहीं जाके इस तरीके से, जहाँ पे जो कैपिटल एस है ना, कैपिटल एस ये टोटल स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। टोटल स्पिन, ये याद है टोटल स्पिन किसके? प्लस माइनस हाफ n से दिया गया था, जहाँ पे n क्या था? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स था, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स था। तो स्पिन मल्टीपलिसिटी बेसिकली क्या हो जाएगा? है ना। तो स्पिन मल्टीपलिसिटी में अगर हम लोग बोलते हैं तो इसका हाफ एन यहाँ पे पुट कर दीजिए, हाफ इंटू 2, सॉरी हाफ इंटू 2, हाफ एन इंटू 2 प्लस 1, सो दैट बिकम n प्लस 1। n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसके पास मान लो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका स्पिन मल्टीपलिसिटी कितना आएगा? 3। हम उसे ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। और कोई ऐसा है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या होगा? 1, उसको सिंगलेट बोलेंगे। तो एक टर्म आएगा आपको आके स्पिन मल्टीपलिसिटी के बेसिस पर, है ना, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन करके पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो यहीं से आता है ना। सिंगलेट और ट्रिपलेट वाला जो पार्ट है, कहो तो यहाँ लिख देता हूँ अभी, फिर जब आप कभी दोबारा रिवाइज करोगे 12th के बाद तो आपको याद आ जाएगा, या सुनो, है ना। हाँ ठीक है। तो जैसे ये होता है, एक हमारा कार्बन होता है, कार्बन एलिमेंट होता है। कार्बन में
कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे इसके पास, कार्बीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर्ड आते हैं ऐसे करके। कभी कभी बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना, इनके अलग अलग रिएक्शन से मैं उस वाले पार्ट पे भी नहीं जाऊँगा कैसे होता है, इस तरीके की सिचुएशन भी आती है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, 0 है। तो जब आप यहाँ पे n+1 स्पिन मल्टीपलिसिटी की वैल्यू निकालते हो तो 1 आता है। तो इसका नाम हम देते हैं ऐसी सिचुएशन में सिंगलेट कार्बीन, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 पुट करोगे तो यहाँ पे n+1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसका नाम देते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, तो ये स्पिन मल्टीपलिसिटी के बेसिस पर ही क्या हुआ है, नेमिंग हुई है। ये हो गया बेटा नीचे का, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। तो हमारे बेसिक सभी चीज़ें जो है ना इस वाले पार्ट पर कंप्लीट हो गई हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी बेसिक बातें थी, जितनी भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन का बिल्डअपमेंट था, वो हो गया है ना। हम लोग कुछ एक और काम कर लेते हैं और वो है कैटायन फॉर्मेशन। हेडिंग लिख लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग कैटायन फॉर्मेशन। यहाँ भी एक छोटा सा बात है कैटायन फॉर्मेशन में, है ना, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जैसे Fe है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन Z = 26 होता है। राइट डाउन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p6 और 4s2 के बाद 3d6 आएगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 4s में जाएगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, है ना, d में आएंगे। तो 26th इलेक्ट्रॉन जो है ना, 25 26 इलेक्ट्रॉन सभी कहाँ जाने वाले हैं, आखिरी वाले d में जाने वाले हैं। 4s पहले फिलअप होता है, बताया। तो वैसे ही आपको फॉलो करना है। मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो आया कहाँ पे था, लास्ट इलेक्ट्रॉन आया कहाँ पे था, वो डी में आया था। 26th इलेक्ट्रॉन डी में आया था। अब मैं Fe+ बना रहा हूँ, मतलब मुझे एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो कहाँ से हटेगा, हाँ, क्यों हटेगा इससे, हाँ, क्योंकि 2 चीज़ें हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आखिरी आया था, और एक होता है सबसे दूर इलेक्ट्रॉन, फारदेस्ट इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है। न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन है। मैंने आपको फील कराया था कि देखो 4s ऑर्बिटल 4th फ्लोर पे है, ऐसा बोला था ना मैं, कि मान लो फ्लोर वाइज मान लेते हैं। तो 4s ऑर्बिटल 4th फ्लोर पे है, 4s का जो फ्लैट है वो 4th फ्लोर पे है, 3d का जो फ्लैट है वो 3rd फ्लोर पर है। लोग रहने के लिए 4th फ्लोर में पहले आ गए, डी में बाद में आए। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली 4th फ्लोर तो 4th फ्लोर ही है। तो वैसे ही कुछ है कि न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है ना, वो ज़्यादा किसकी है, वो 4s की है। तो न्यूक्लियस का जो बाउंडेड फोर्स है वो 4s के इलेक्ट्रॉन पे कम है, इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। फिलिंग में तो आपको पहले 4s में करना है, और निकालना भी है तो 4s से ही निकलेगा। तो ये मिस्टेक नहीं करना कि डी में भरा, डी से निकाल दिया, ये नहीं करेंगे, है ना। तो Fe जब +1 करोगे, एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे, तो 3s2 3p6 3d को पहले लिख लो और 4s1 कर लेना। Fe++ किया तो क्या होगा, Z = 26। Z तो नहीं बदलेगा, Z तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आपका इलेक्ट्रॉन डी से निकलेगा, 3d5 हो जाएगा। कर पाओगे, है ना, ठीक है। सो इसमें एक काम और कर लेते हैं। कैन यू टेल मी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे,
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डी में तो होंगे। हाँ, डी में कितने आएंगे? हाँ, इसमें तो ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है, ये तो एस ऑर्बिटल में तो कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डी में तो होंगे भाई। एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, तो नंबर ऑफ अनपेड कितने आ गए? 4 आ गए हैं। ये सब क्वेश्चन भी पूछते हैं, इससे आपको वो म्यू पूछ सकते हैं, स्पिन ओनली वाला, √n/n+2 वाला, बोर मैग्नेट्रॉन वाला फॉर्मूला लगा के, है ना। इसमें कितने आएंगे? 5 आ जाएंगे। अब तो पहले एस का नहीं था, अब तो एस में एक इलेक्ट्रॉन और है, D6 तो बना ही हुआ है, तो ये तो D6 ही है ना। तो नंबर ऑफ अनपेड कितने आ गए बोलो? 5 आ जाएंगे। इसमें 4 ही आएंगे, D6 है ना, तो इस तरीके से आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैं एक ऑप्शन बना सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूँ कि आयरन के कौन से आयन में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल है ना। तो मेरे पास ऐसे 2 ऑप्शन बन सकते हैं कि मैं Fe रखूँ और Fe2+ रखूँ, दोनों में इक्वल है, और Fe+ और Fe3+ में भी इक्वल है ना। इस तरीके से ऑप्शन बना सकता हूँ कि भाई कौन से ऐसे पेयर हैं जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? इक्वल है ना। तो 2 ऑप्शन बना दूंगा, एक ऑप्शन रखूंगा ए में Fe को और Fe2+ को, एक में रखूंगा Fe+ और Fe3+ को, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे। या एक क्वेश्चन और कर सकता हूँ कि भाई वो कौन से आयंस हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ऑनली वाला कैसा है? सेम है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो पहला पार्ट है, एक्सेप्ट श्रोडिंगर वेव वाला जो है ना, साई फंक्शन वगैरह वाला, उसको छोड़कर बाकी हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। छोटा मोटा पार्ट है, जैसे एक्सेप्शन है, वो सब चीज़ें एक बार मैं लिख दूंगा, कौन कौन से आपको याद रखने चाहिए, और वो एक बार मैं पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ाता हूँ, वहाँ भी बता दूंगा। ओके, नाउ एक दो न्यूमेरिकल कुछ काम कर लें। तो न्यूमेरिकल है आपका पहला कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन, जो कि लिखा हुआ है बोर्ड पे, लेकिन मैं फिर से आपको लिखवाऊंगा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक बार आप फिर लिखेंगे सभी लोग। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 लिख लिया सबने। इसका पहला पार्ट है इसका कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव L = 0। कितने इलेक्ट्रॉन जो है ना जिनके लिए L का वैल्यू 0 है, बताएंगे आप। तो जो 1s2 है, 2s2 2 इस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पर बेसिकली L की वैल्यू 0 चाहिए। तो L की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? S के लिए होती है। हमारे पास कितने S हैं? 4s हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से S है? 1s 2s 3s और 4s, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, और इन सभी के लिए L की वैल्यू क्या आ रही है? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट लिखिए। सेकेंड पार्ट है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव, है ना, आयरन में ही चल रहा है सब कुछ, है ना, उसी का करना है। सो नाउ सेकेंड पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का, कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव M = 0। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव M = 0। कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है ना जिनका M का वैल्यू 0 होगा, बता सकते हैं क्या? तो M का वैल्यू 0 लाना है, तो M का वैल्यू 0 कहाँ पे मिलेगा आपको? पहले हम लोग S सबसेल को देखते हैं। तो S सबसेल में क्या होगा? 1s2 है, 2s2 है, 3s2 है, 4s2 है। इन सभी के लिए L 0 है और M 0 है। तो यहाँ से तो हमारा 8 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। now हम लोग बात करते हैं P सबसेल की, Fe में। तो P सबसेल हमारे पास कौन कौन सा है? ये 2p6 है और 3p6 है।
तो जो 2p6 होगा, ठीक है, 2p6 होगा वो क्या होगा, हाँ किसी एक के लिए तो पक्के से जीरो आएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन तो हैं जिनके लिए m का वैल्यू क्या आएगा, जीरो है, -1 से +1 है ना, तो यहाँ से दो मिलेंगे। सिमिलरली 3p6 में भी क्या होगा, 3p6 में दो ऐसे इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे जिनके लिए m का वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें p सबसेल से कंट्रीब्यूशन कितना मिला, 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मिला। ठीक है, नाउ विल कम टू द d सबसेल। ठीक है, तो d सबसेल में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d6। तो 3d6 जो जब आप लिखोगे, when you write like this, ये तो -2 -1 0 +1 और +2। सर ये जीरो तो कहीं भी हो सकता है। हाँ यही तो बताना था आप लोगों को कि ये ज़ीरो जो है ना वो कहीं भी हो सकता है ना। तो अगर आपने ज़ीरो इसको दिया, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को, तो आप डी का एक कंट्रीब्यूट करोगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर आपने पेड वाले को जीरो रखा तो दो कंट्रीब्यूट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो आपका कितना आंसर आएगा, 13 और 14, दो आंसर आएंगे, है ना। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा 13 आंसर हो सकता है या फिर 14, बोथ आंसर कैन बी टेकन। या सुनो, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब मुझे सिंगल चॉइस बनाना होगा तो मैं कोई एक ऑप्शन दूंगा, दूसरा मैं दूंगा ही नहीं, है ना भाई। मैं 13 14 दोनों क्यों लिखूंगा, है ना। और मुझे अगर MCQ बनाना है मल्टीपल चॉइस तो मैं 13 भी दूंगा और 14 भी दूंगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो इस तरीके से है। नाउ मैं ये हटा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन इधर वाला, है ना। नाउ डिस्कस अनदर क्वेश्चन हियर एंड दैट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स have m plus l equal to 0? How many electrons have m plus l equal to 0? बताइए आंसर। बोर्ड पे वैसे तो ये लिखा हुआ है काफ़ी अच्छे से, यहीं से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से हो जाएगा। तो अगर हम S वालों को बात करें, S वाले S सबसेल की बात करें, तो यहाँ पे हमें L भी 0 मिलेगा और M भी 0 मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से M plus L भी 0 मिलेगा। और ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। अब बारी है P सबसेल की, है ना। तो P सबसेल में क्या होगा, L का वैल्यू फिक्स है कितना, 1 ही हो सकता है, लेकिन M के तो 3 वैल्यू हैं। कौन कौन से, +1 0 -1 0 और +1। तो यहाँ पे अपन क्या करें, M का वैल्यू -1 वाला ले लेते हैं। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, M plus L करोगे, तो 0 आ जाएगा। अब -1 वाले 2p6 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p6 के पास भी देखिए आप, ये और ये, है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, -1 वाले, है नहीं है, बोलो। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, 4, इनका M plus L क्या आ जाएगा, 0। नाउ कम टू द D सबसेल। D सबसेल का L फिक्स है, L की तो गारंटी कि 2 ही होगा और कुछ हो नहीं सकता। और M की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 5, -2 से लेके +2 तक। तो आपको कितना चाहिए, -2 चाहिए, तभी क्या होगा, M plus L की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब आपके पास यहाँ पे चॉइस है कि ये जो -2 है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दो या -2 आप अनपेड इलेक्ट्रॉन को दो। अगर आपने -2 M का -2 वैल्यू जो अभी इस समय दिखा हुआ है तो वो दिया, तो आपका आपको 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने हैं फिर आपको यहाँ से। और अगर आपने अनपेड इलेक्ट्रॉन को दिया तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करना है। अगेन योर आंसर बिकम, ऐड कर लीजिए, अगेन योर आंसर बिकम 13 एंड 14। यस सुनो, आ गया समझ में, पक्का सबको आ गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 इसी का, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव s इक्वल टू प्लस हाफ, कितने इलेक्ट्रॉनों का स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना वो प्लस हाफ हो सकता है। लगाइए दिमाग, करिए, टेक टाइम, नो इश्यू। सो नाउ विल डिस्कस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव s इक्वल टू प्लस हाफ। सो आपने देखा होगा कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अगर यहां तक देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ऑल आर पेयर्ड, सभी पेयर्ड है। सो ऑब्वियस सी बात है कि जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर एट स्पिन अप पोजीशन एंड सिमिलरली 10 इलेक्ट्रॉन्स आर एट स्पिन डाउन पोजीशन। तो आउट ऑफ 10 विल गेट प्लस हाफ, है ना। तो यहाँ तक तो 10 को प्लस हाफ मिलेगा। अगर हम इनको पक्के से यहाँ पे एस का वैल्यू क्या आएगा? प्लस हाफ आएगा। इनके 10 इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस क्या? माइनस हाफ आएगा। नौ अब क्या है, जरा D6 का सिचुएशन एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। तो D6 का सिचुएशन जब आप एनालाइज करोगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसा है। तो ये सारे स्पिन अप है और उसके बाद आप ये 6 बनाओगे तो अपने पास 5 स्पिन अप इलेक्ट्रॉन है। सिमिलर 5 जिनका स्पिन अप इलेक्ट्रॉन जिनका प्लस हाफ होगा, तो हमारे पास स्पिन अप वाले इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। तो हमारा आंसर कितना होगा? 10 + 5। बट हो क्या सकता है कि ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है D6 का, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हमारे पास स्पिन अप वाला केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए हमारा पास प्लस हाफ है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो सकता है? हाँ, 11 और 15, ये 2 आंसर आ सकते हैं हमारे। ये सुनो, ओके। ये नोट कर पाए थर्ड वाला? नहीं नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। सो विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल? फर्स्ट वाला हो गया, क्यों नहीं पॉसिबल है? हाँ, n = L = 0, कौन सा हो गया? 2s। तो 2s के लिए m का वैल्यू -1 नहीं होगा, 0 होगा। m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? -L to +L। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -L to +L होता है। तो यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। टिक करेंगे हम इसको। इसमें क्या समस्या है? हाँ, क्योंकि n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0 to n-1 जाती है। यहाँ पे कौन सा L3 किसके लिए होता है? F के लिए होता है ना। और n = 3 में F नहीं आ सकता, SPD आएगा। तो 0 to n-1 ही जा सकते हो। इसकी वजह से ये वाला गड़बड़ हो गया, ये टिक करोगे। सी ऑप्शन में n = 1, L = 0, M = 0, S 0 नहीं हो सकता है। ये स्पिन की वजह से गलत कराया, ये हो जाएगा। यहाँ पे n = 0 नहीं हो सकता। n का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होगा? 1। हम लिफ्ट से नहीं जा रहे हैं कि सर ग्राउंड स्टेट में के लिए, ग्राउंड में जाने के लिए हम 0 दबाते हैं, है ना। वैसा नहीं, यहाँ तो चीज़ें कैसे, यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, तो ये भी होगा। तो मैंने एक बार m को गलत किया, एक बार मैंने L को गलत किया, एक बार मैंने S को गलत किया और एक बार मैंने N को गलत किया। तो मैं चारों ऑप्शंस एक ही में बना दिए हैं, ठीक है। इसको नोट करने से पहले 2 मिनट इसको समझ लो, फिर आप लोग नोट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो विच ऑर्बिटल डू नॉट एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा? A नहीं एग्जिस्ट करेगा, 3f नहीं होता है, 4 से शुरू होता है, और 3D नहीं, 3D से स्टार्ट होता है, 2D नहीं होता है, और ये 5G होता है, 4 नहीं होता है। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ACD। ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं n+L का वैल्यू से इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरीके से भी करते हैं ना। मुझे इस बार का तो नीट का तो याद है, नीट में शायद इस बार पूछा गया था इसी से कि ऑर्बिटल का एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर वगैरह किस तरीके से आएगा, है ना। बात क्लियर हो रही है? तो ये जो है ना हमारा जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन वाला पार्ट जो है ना कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा श्रोडिंगर वाला पार्ट है, कौन सा, वेव फंक्शन वाला, प्रोबेबिलिटी फंक्शन वाला, ग्राफ कैसे बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कहाँ मैक्सिमम है कहाँ क्या है, उसका डिस्कशन कर लेंगे और हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लो, कंप्लीट करो, है ना। यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं।